हमने अभी तक क्या कर रहे थे, हमने स्टार्टिंग जो बेसिक करी थी हमने एल्गोरिथम से करी थी, फ्लो चार्ट, और फिर उसके बाद हमने सूडो कोड्स पढ़े थे। ये क्या है, डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो कि हम अर्ली स्टेजेस के अंदर यूज करते हैं। अर्ली स्टेजेस इन द सेंस कोडिंग से पहले, कोडिंग जो हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन फेज से पहले जो होते हैं हम ये सारी जो डिज़ाइन फेज़ होता है हमारा, डिज़ाइन फेज़ के अंदर इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इनका जो मोटिव होता है, वो मोटिव होता है कि जो नॉन टेक्निकल पर्सन है या फिर नॉन टेक्निकल कस्टमर्स हैं, वो उनको देखकर समझ सकें, क्योंकि ये जनरल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती है, ठीक है? उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया, उसके बाद हमने जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट किए, जिसमें से फर्स्ट जो थी वो मशीन जो लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज, मीनिंग जो 0 और 1 बाइनरी फॉर्मेट के अंदर इंफॉर्मेशन को कंप्यूटेशन करती है, ठीक है? उसके बाद हमने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी। हमने ये भी पढ़ा साथ में कि जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की जो लैंग्वेज है, वो नॉन पोर्टेबल है। नॉन पोर्टेबल है का मतलब क्या है? जिस सिस्टम के ऊपर तुम उसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो वहीं पर उसको आउटपुट प्रोवाइड करेगी। अगर तुम उसे किसी और दूसरे सिस्टम पे कॉपी करोगे या फिर वहाँ पे कैरी करोगे, तो वो वर्किंग मोड पे नहीं रहेगी। ये स्मृति राणा कोई है क्या स्टूडेंट क्लास में? नो सर। ओके, क्योंकि वेटिंग रूम में एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो हमने ये सब चीज़ें कल डिस्कस करी थी। उसके बाद हमने जो है आज हम हाई लेवल लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन हमने पढ़ा। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं? जो भी हम प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं थर्ड जनरेशन के अंदर, इसे कोड को लिखना आसान होता है, डिबग करना आसान होता है। अगर हम 0 और 1 की फॉर्मेट के अंदर जो हमारे फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज थी, उसमें अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, उसमें से सर वो उसमें एक बच्चे वेटिंग रूम में है सर। सर वेटिंग रूम में स्टूडेंट्स। हाँ, ठीक है। तो हाँ, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, कोड लिखना और डिबग करना आसान होता है, उसमें प्रॉब्लम जो होती है आइडेंटिफाई करनी जो होती है वो इजी होती है। जब हम बोलते हैं कि प्रोग्राम जो है लैंग्वेज है पोर्टेबल है, इसका मतलब क्या है कि तुम अगर मान लो मैंने एक सी का कोड लिखा है, सी जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है, सी के अंदर मैंने कोड लिखा है, उसको डॉट सी एक्सटेंशन के साथ मैंने सेव किया है अपनी फाइल को, तो उस डॉट सी एक्सटेंशन की फाइल को अगर मैं उठा कर किसी दूसरे सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट करूंगा किसी भी कंपाइलर के साथ, तो तुम्हें आउटपुट मिलेगा। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है पोर्टेबिलिटी का, ठीक है? चलो कंटिन्यू करता हूँ जहाँ से हमने लास्ट पे छोड़ा था। सबको स्क्रीन विजिबल है? यस यस सर। सर। हाँ, फर्स्ट जनरेशन जो हमारी मशीन लैंग्वेज थी, इसके अंदर 0 और 1 की फॉर्मेट में करते थे, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमारी पास थी असेंबली लैंग्वेज, इसके अंदर हम सिंबॉलिक नोटेशंस का यूज करते थे, ठीक है? बट ये क्लोजली या हम बोल सकते हैं टाइटली अटैच थी तुम्हारी मशीन लैंग्वेज की तरह, ठीक है? क्योंकि ये जो थी तुम्हारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी, तो उसके अपने एडवांटेजेस थे और डिसएडवांटेजेस थे, क्लियर? नेक्स्ट हमने थर्ड जनरेशन पढ़ी जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है और पोर्टेबल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, इट इज ए वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। इंस्ट्रक्शन ऑफ द कोड्स आर रिटन इन द इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस। जो भी इसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको जनरल हम इंग्लिश लैंग्वेज की तरह लिखते हैं। आर नॉन प्रोसीजरल, सो यूजर कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इंस्टेंट ऑफ द हाउ एस्पेक्ट ऑफ द टास्क। ये नॉन प्रोसीजरल है, इसका मतलब क्या होता है तुम्हारा, इसकी जो व्हाट एंड हाउ क्या है, सिस्टम के इस लैंग्वेज के अंदर जो यूजर होता है ना, जो तुम्हारा डेवलपर है, वो इस चीज पे ध्यान नहीं रखता कि कोड को कैसे लिखना है। जैसे कुछ कोड्स होते हैं ट्रिकी कोड्स है, अब मैं बोलूँ टावर ऑफ हैंथॉय की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, तो तुम्हें उसके लिए सोचना पड़ेगा कोड कैसे लिखा जाए, कैसे स्वैपिंग की जाए डिस्क के बीच में, ठीक है?
बट ये लैंग्वेज तुम्हें क्या प्रोवाइड करती है, इस लैंग्वेज में तुम्हें सिर्फ ये प्रोवाइड किया जाता है कि तुम्हें बस इस पे फोकस करना है कि हमें क्या करना है, व्हाट, हाउ, नॉट हाउ। क्या और हाउ, क्या मतलब क्या है कि मुझे सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेंशन करनी है कि मुझे क्या करना है, कैमरे के अंदर मतलब मोबाइल के अंदर कैमरे का फीचर इनबिल्ड करना है, अलार्म का फीचर देना है, MP3 प्लेयर देना है। मतलब जो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, जस्ट उन पे फोकस करना है। इस चीज पे ध्यान नहीं देना पड़ता है इसके अंदर कि मुझे वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। कोड रिटर्न इन 4GL इज इजी टू मेंटेन। जो कोड्स तुम्हारे 4th जनरेशन लैंग्वेज के अंदर रिटर्न होते हैं उनको मेंटेन करना आसान होता है। Code enhance the productivity of the program as they have to type fewer line of the code to get the something done. इसके अंदर जो कोड जो होता है प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि हमें कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए बहुत ही कम लाइनों का कोड जो होता है वो लिखने को पड़ता है। टिपिकल एग्जांपल क्या है 4th जनरेशन लैंग्वेज का, क्यूरी लैंग्वेज। अब जैसे कि तुम लोगों ने अभी तो नहीं पढ़ा होगा, जैसे तुम नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे, कुछ स्टूडेंट ने DBMS सब्जेक्ट पढ़ा होगा 11th-12th के अंदर। तो DBMS के अंदर Yes, sir. DBMS के अंदर हम क्या करते हैं, क्वेरी लैंग्वेज यूज करते हैं, SQL, SQL भी बोलते हैं, SQL भी बोलते हैं। SQL लैंग्वेज के अंदर क्या करते हैं, हमें अपना डेटाबेस इस्टेब्लिश करना है। उसके लिए हम सिंपल लैंग्वेज है, क्रिएट टेबल टेबल नेम। मुझे अगर मान लो कुछ लिखना है, कैसे करूंगा मैं, अगर मुझे उसके अंदर कोई स्टेटमेंट लिखनी है वर्ड की, मुझे वहां पर कोई इंस्ट्रक्शन है, तो मुझे सिंपल क्या लिखना है, क्रिएट टेबल और स्पेस टेबल नेम। मुझे ये स्टेटमेंट डालनी है, मेरी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। अगर मुझे इसके अंदर वेरिएबल भी प्रोवाइड करने हैं तो मैं उनके साथ क्या करूंगा, उनके वेरिएबल्स के नाम के साथ दे दूंगा। जैसे कि यहाँ मैंने क्या लिख दिया, मुझे नेम चाहिए जो कि कैर टाइप है, जिसका साइज क्या हो जाए 10 हो। ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, एनरोलमेंट नंबर चाहिए, ठीक है, जो कि इंट टाइप है। तो ये मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया, सेमीकोलन। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है तुम्हारा हाई लेवल जो 4th जनरेशन लैंग्वेज है, क्यूरी लैंग्वेज का। इसके अंदर कोई कोडिंग वगैरह नहीं करी है मैंने, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सेंटेंस लिखा है, क्रिएट टेबल, और जिस नाम की टेबल चाहता हूँ उसका नाम लिख देंगे, और उस टेबल के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे वो हम इसके अंदर जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सिंपल। तो ये जो लैंग्वेज होती है ये हमारी very high level language होती है, query language होती है, which allow a user to request information from a database with precisely worded English like sentence। इसके अंदर हमें कुछ भी डेटा फैच करना है अपने डेटाबेस में से, तो हमें सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर अपनी लिखना है। क्या लिखना पड़ेगा मुझे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अब मैं टेबल नेम यहाँ पर दे देता हूँ, मैं स्टूडेंट नाम की एक टेबल बना दे रहा हूँ, स्टूडेंट। अब मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट लिख दिया है मैंने और सेमीकोलन। अब ये क्या है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट से क्या हो रहा है, मेरे पास स्टूडेंट नाम की एक टेबल क्रिएट हो रही है, इसमें कुछ भी मैंने इंसर्ट नहीं करा है, अभी जैसे ये टेबल क्रिएट हुई है। अगर मुझे इसी के अंदर कुछ इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू टेबल स्टूडेंट, और उसके अंदर जिस सीक्वेंस के अंदर मैंने डेटा टाइप डाला है ABC एनरोलमेंट नंबर 1 2 3। अब क्या है, इस टेबल के अंदर नेम क्या चल जाएगा, ABC एनरोलमेंट नंबर चल जाएगा 1 2 3। जब मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टार का मतलब होता है ऑल एंटिटीज। एस्ट्रिक का जो यहाँ पे यूज होता है, तुम्हारी टेबल के अंदर जितना भी कंटेंट है वो सबको रिप्रेजेंट कर देगा, ये ऑल का सिंबल है SQL के अंदर। तो ये जो लैंग्वेज, ये जो तुम्हारी स्टेटमेंट्स प्रोवाइड होती हैं, ये तुम्हारी क्या है, क्वेरी लैंग्वेज है। किसी को इसके अंदर डाउट है तो मुझे बताओ। सर jQuery और ये क्वेरी सेम होती है? जे क्वेरी तुम्हारी जावा लैंग्वेज की क्वेरी होती है, सिंटैक्स डिफरेंस होता है इनका। ओके, ठीक है सर। जब हम अगर तुम कोडिंग करते हो, वेब डेवलपमेंट करते हो, जे स्क्रिप्ट का यूज करते हो, तो वहां पर तुम जे क्वेरी का यूज करते हो। बैकएंड के अंदर जो भी
तुम्हारी डेटाबेस से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो jQuery का यूज करके तुम लिखते हो। ओके ये सर। जो मैंने इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखी हैं ये बेसिक तुम्हारी एसक्यूएल की है। सिंटैक्स का थोड़ा सा वो डिफरेंस हो सकता है अगर तुम एसक्यूएल के अंदर यूज कर रहे हो और एक्ल के अंदर यूज कर रहे हो। बाकी जो कीवर्ड्स यूज होते हैं वो यही होते हैं, क्रिएट टेबल, इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल नेम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल। ऐसे ही हम इसके अंदर कमिट भी करते हैं। जब भी डेटाबेस के अंदर हमें कुछ भी चीजें सेव करनी है, सेव करने के बाद हम उसे कमिट करते हैं। कमिट का मतलब होता है कि जहां पर हमें लगता है हमारे डेटाबेस में कोई एरर नहीं है, सब कुछ ठीक है, हम वहां पे उसको सेव कर देते हैं। इन केस सिस्टम क्रैश होता है या फिर डेटाबेस के अंदर कुछ भी बग आता है तो तुम वो जो लास्ट कमिट स्टेटमेंट होती है वहां तक रोल बैक कर सकते हो अपनी स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये तुम्हारी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। It's created on centered on the solving problem using the constraints given to a programmer rather than using an algorithm written by the programmer. ये किस पे डिपेंड करती है? प्रोग्राम पे डिपेंड करती है, ना कि उसके एल्गोरिथम्स के ऊपर। मोस्ट constraint based logical programming and some declarative language form a part of the fifth generation. ये डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस हैं जो कि तुम्हारी 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट है। इनका जो यूज होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर जो है जो विजुअल स्टूडियो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है उसके टूल्स जो है हम वो यूटिलाइज करते हैं किसी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। इसके एग्जांपल्स क्या है? प्रोलॉग है, ओपस ओपीएस 5, मर्करी, विजुअल बेसिक, ये सब क्या है? ये इसके टूल्स हैं जो हम 5th जनरेशन लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं। Programmers only have to worry about what problem need to be solved and what conditions need to be met without worrying about how to implement a routine or algorithm to solve them. प्रोग्राम जो है बेसिकली वो प्रॉब्लम की जो गोल है, जो एम है किसी भी प्रॉब्लम का, उसको सॉल्व करने पे फोकस करते हैं, ना कि किसी कंडीशंस के मीट करने की या फिर अदर इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मेलिटीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। क्लियर? तो ये हमारी क्या है बेसिक 5 जनरेशन की प्रॉब्लम है। हम जो यूज करते हैं जनरल वे के अंदर वो हम ये हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं। सी, सी प्लस प्लस, जावा, फॉर्चून, बेसिक, ये सब क्या है तुम्हारी हाई लेवल लैंग्वेज है। हम जो कोडिंग करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर करते हैं। 4th जनरेशन जो है वो तुम्हारी क्वेरी लैंग्वेज है जो कि सिंपल इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर के अंदर लिखी जाती है। डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, हर चीज के लिए क्वेरीज के अंदर अवेलेबल होती है। जब तुम अभी डीबीएमएस पढ़ोगे सब्जेक्ट तो उसके अंदर तुम्हारा एसक्यूएल का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ आएगा, तुम इसको वहां पर पढ़ोगे डिटेल के अंदर। ठीक है, 5th जनरेशन की जो लैंग्वेज है ये जो अगर तुम विजुअल स्टूडियो के ऊपर कोई प्रोजेक्ट करते हो या फिर मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को करते हो तो वहां पर क्या है प्री एग्जिस्टिंग टूल्स के अंदर जो होती है एल्गोरिथम्स जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। जैसे कि मशीन लर्निंग के अंदर CNN है, ठीक है, और बहुत सारी मतलब एल्गोरिथम्स हैं जो कि प्री इम्प्लीमेंटेड है, टूल्स के थ्रू तुम उनको इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, कि उसके अंदर तुम्हें एल्गोरिथम कुछ खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करनी पड़ती, वह एग्जिस्ट है, तुम्हें जस्ट उसके पैरामीटर्स इनपुट करने हैं और अपना एग्जीक्यूशन करना है। मशीन लर्निंग तुम लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, फ्रिक्वेंटली मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं। मशीन लर्निंग होता क्या एक्चुअली, किसी को आइडिया है? सर व्हाट इज वो द मशीन लर्निंग? सिमुलेशन, बेसिकली वो ऐसे होता है ना, सिमुलेशन होता है बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस का। उसको ऐसे प्रोग्राम करा जाता है कि वो ह्यूमन की तरह थिंक कर सके, सोच सके। हाँ, कैसे किया जाता है वो? तो जैसे हम लोग क्वेश्चन तो एक्सपीरियंस वही से है कि सीखते हैं मशीन, हाँ वैसे ही मशीन को तो डेटा बोलो। इनपुट दिया जाता है, उसके बाद फिर वो उसको एनालाइज करती है। 2-3 तरीके से होती है। वेरी गुड, एक्सपीरियंस भी। एक्सपीरियंस पे अभिनव। हाँ, ये काफी अच्छा बताया इसने। मशीन लर्निंग होती क्या है? सिंपल सी, जैसे तुम बाकी प्रोग्राम्स लिखते हो वैसे ही ये प्रोग्राम्स होते हैं। बट होता क्या है, बट जब तुम इसको इनपुट प्रोवाइड करके एग्जीक्यूशन करवाते हैं तो ये उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करती है। जितने ये एक्सपीरियंस लेती है वो अपना एक्सपीरियंस जो होते हैं उसे डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि बोलते हैं कि गूगल के ऊपर तुम जो भी सर्च करते हो वो उसकी हिस्ट्री में मेंटेन रहता है। तुम अपने ब्राउजर से डिलीट भी मार दोगे, सर्वर के ऊपर उसकी जो
तुमने जो सर्च किया है उसको वो मेंटेन रखता है, उसके लॉग क्रिएट किए जाते हैं, पर्टिकुलर एक रीजन के अंदर किस टाइप की सर्च की जाती है, उसी टाइप के प्रोडक्ट्स जो होते हैं तुम लोगों ने देखा होगा। तुम अगर सिंपल सी एट प्रेजेंट अपने व्हाट्सएप के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर ब्राउजर ओपन करो और उसके ऊपर सिंपल कुछ कोई प्रोडक्ट जो है वो सर्च कर दो। प्रोडक्ट इन द सेंस, तुम एक काम करो, सिंपल से क्या करो, वायरलेस माउस के लिए सर्च करो, वायरलेस माउस प्राइस करके ये सर्च कर लो। तुम जिस जिस माउस को ओपन करके चेक करोगे, तो जो तुम बाकी के प्लेटफॉर्म यूज करते हो ना, तुम्हें वही प्रोडक्ट जो है वहां पर एज ए एडवर्टाइजमेंट शो होने लग जाएगा, अगर तुम लोगों ने ये चीज नोटिस करी हो तो। यस वो होता क्या है एक्चुअली, वो तुम्हारी जो भी तुमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सर्च किया है, उसकी जो मशीन लर्निंग, जो बैकग्राउंड के अंदर जो एल्गोरिथम्स है, वो उनको क्या करते हैं, अब सारा प्लेटफॉर्म जो इंटर कनेक्टेड है, तो तुम क्या देखोगे, तुम व्हाट्सएप ओपन करोगे, तुम्हें व्हाट्सएप के ऊपर, सॉरी व्हाट्सएप कह रहा हूँ, फेसबुक ओपन करोगे, फेसबुक के एड्स के अंदर तुम्हें वो शो होने लग जाएगा। इंस्टाग्राम ओपन करोगे, तुम्हें उसकी एड शो होना हो जाएगा। तो वो क्या है, मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, जहां पर तुम मशीन को क्या करते हो, नंबर्स ऑफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हो, एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर तुम्हारी मशीन जो होती है वो लर्न होती है। अब जैसे यार तुम प्रोजेक्ट करते हो, तुमसे पूछा जाता है कितने डेटा सेट प्रोवाइड किए गए थे, तो लोग बोलते हैं 10,000 15,000। तो वो 15,000 डेटा सेट यूजर ने इनपुट नहीं करा है, वो एग्जिस्ट करता है लॉग के अंदर, तुमने जस्ट उसको इनपुट प्रोवाइड कर दिया है, मशीन ने उसके डेटाबेस को स्टोर कर लिया है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास कैटेगराइजेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ये थर्ड जनरेशन की जो लैंग्वेज है हमारी, हाई लेवल लैंग्वेज, उसी को फर्दर इसने कैटेगराइज किया है। सबसे पहले आती है हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड, फिर है लॉजिक ओरिएंटेड, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसका फ्रिक्वेंटली यूज होता है, जो हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जावा भी जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर? होती क्या है, इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहले आती है हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर राइट स्मॉल एंड सिंपल प्रोग्राम कंसिस्टिंग ओनली वन मेन प्रोग्राम। ये जो जैसे कि अभी हमने लास्ट लैब के अंदर जो प्रोग्राम लिखा था, ठीक है, वो एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम था। मतलब हमने उसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा कोई फंक्शन क्रिएट नहीं करा, कुछ नहीं करा, सिंपल एक मेरे पास मेन फंक्शन था, उसी मेन फंक्शन के अंदर मैंने सारा काम करवा दिया था। बट जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे तुम आगे कोडिंग करना सीखोगे, तो तुम देखोगे कि मेन प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग के लिए होता है। मेन प्रोग्राम तुम मेन लिखते हो, उसके अंदर उस फंक्शन को कॉल करते हो जहां से तुम्हें एग्जीक्यूशन करना होता है। उसके बाद तुम्हारा मेन फंक्शन का कोई काम नहीं होता, जो भी फंक्शनैलिटी होती है तुम्हारी मेन से वो बाहर ही होती है, पहले ही लिख दी जाती है। जब हम सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स पे आएंगे ना, उस टाइम पे तुम ये चीज देखोगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, प्रोग्रामर जो है बहुत छोटा सा प्रोग्राम लिखता है जो कि सिंपल होता है। इट ओनली कंसिस्ट वन मेन प्रोग्राम, जिसके अंदर सिर्फ एक मेन प्रोग्राम होता है। मेन फंक्शन बोल दो यहाँ पे, प्रोग्राम बोलना यहाँ पे गलत है। ठीक है, मेन फंक्शन होता है। मेन कंसिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट दैट मॉडिफाई द डेटा दैट इज ग्लोबल थ्रू आउट द प्रोग्राम। मेन क्या करता है, एक सेकंड होल्ड करना स्टूडेंट्स।
हाँ हाँ, तो इसमें क्या बोल रहा है, मेन कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट दैट मॉडिफाई द डेटा, मतलब मेन के अंदर ही हम सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। ग्लोबल डेटा की बात कर रहा है। ग्लोबल डेटा क्या होता है, जो डेटा जो वेरिएबल्स होते हैं वो हम मेन से पहले डिक्लेयर कर देते हैं, जो कि तुम्हारे थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज होते हैं, वो ग्लोबल डेटा होता है। ठीक है, नॉट गुड फॉर राइटिंग लार्ज प्रोग्राम। अगर तुम इसी प्रोग्रामिंग अप्रोच के साथ चलोगे तो ये जो है लार्ज प्रोग्राम के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, मेंटेन नहीं कर पाते हैं हम कोड को। अब जैसे कि मान लो हमने सिंपल सा वो प्रोग्राम लिखा था, कौन सा, दो नंबर्स को ऐड करने का, तो उसके अंदर क्या था, उसमें हमें क्या एरर मिल रहा था कि हमने क्लियर स्क्रीन की जो इंस्ट्रक्शन डाली थी वो बता रहा था कि ये इसकी सही प्लेसमेंट नहीं है। तो वो क्या है, एक तरह से वो एक तरह से अनस्ट्रक्चर्ड वे है, क्योंकि हमें नहीं पता उसकी प्लेसमेंट कहाँ आएगी। अगर हम स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ चलेंगे तो हमारे को ऐसे इश्यूज नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। employ a top-down approach in which the overall program structure is broke down into separate modules. ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारी एक, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लार्ज प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी मेन कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल तुमने एक प्रोग्राम लिखा है किसके लिए, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, सबसे स्मॉल प्रोग्राम। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर तुमने क्या किया है, स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स हैं, उन पांचों सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग फंक्शन क्रिएट कर दिए हैं। तो वो क्या किया तुमने, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कंप्लीट, उसको स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। ठीक है, इट अलाउ द कोड टू एफिशिएंटली लोड इनटू मेमोरी एंड टू रीयूज इन अदर प्रोग्राम। इसका एडवांटेज क्या रहता है, कि इसका एडवांटेज ये है कि जो प्रोग्राम होता है, वो स्मॉल मॉड्यूल जो होता है, वो एफिशिएंटली मेमोरी के अंदर लोड हो जाता है, और उसी कंपोनेंट को हम उसको रीयूज कर सकते हैं किसी भी अदर प्रोग्रामिंग के अंदर। क्लियर, अदर प्रोग्रामिंग में कैसे यूज होता है, फॉर एग्जांपल हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर हम दूसरी क्लास को इनहेरिट करके उसके फीचर्स को, फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मॉड्यूल्स आर कोडेड सेपरेटली, once a module is written and tested individually, it is the integrated with the other module to form an overall program structure. जो मॉड्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उनको एक प्रोग्राम के अंदर क्या किया जाता है, हमारे पास टेस्टिंग, तुमने वर्ड सुना होगा, प्रोग्रामिंग के अंदर टेस्टिंग जो होती है 3 तरह की होती है। एक हमारे पास यूनिट टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, और उसके बाद हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग होती है। जब हम किसी मॉड्यूल्स को, बड़ी प्रॉब्लम के स्मॉल मॉड्यूल्स को इंडिविजुअल लेवल के ऊपर टेस्ट करते हैं, उसको यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं। जब हम दो से ज्यादा मॉड्यूल्स को कंबाइन कर देते हैं, इंडिविजुअल तो हमने टेस्ट कर लिया, कंबाइन करने के बाद कोई एरर या फिर बग क्रिएट तो नहीं हो रहा, उसको टेस्ट करने के लिए हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। जब हमारे, फॉर एग्जांपल मेरी प्रोग्राम के अंदर 15 मॉड्यूल्स थे, उसको जब मैंने एक इंडिविजुअल को किया सब 15 को टेस्ट, तो वो यूनिट टेस्टिंग हो गई। 4 या 5 को ऐड करके उनको टेस्टिंग करा, वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई। जब मैंने 15 मॉड्यूल्स कंप्लीट इंटीग्रेट कर दिए हैं, उसके बाद जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ वो मेरी क्या होता है, ओवरऑल प्रोग्राम टेस्टिंग होती है, जिसको हम सिस्टम टेस्टिंग भी बोलते हैं। क्लियर, इससे मॉड्यूलराइजेशन का एडवांटेज क्या होता है, कोड लिखना आसान होता है, डिबग करना आसान होता है, और प्रोग्राम को समझना और रीयूज करना जो होता है वो इजी हो जाता है। तो ये जो है हमारे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस रहते हैं। किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं सर इसके? डिसएडवांटेजेस तो इसके अंदर मुझे कोई खास दिख नहीं रहे, एडवांटेजेस ही हैं। बट अगर जब हमारे पास कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पर हमारे हाई लेवल जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हैं, वहाँ पर स्ट्रक्चरड प्रोग्रामिंग जो है वो पूरी तरह उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो तुम्हारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो होते हैं वो ओवरकम हो जाते हैं। ये हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। ओके सर। नेक्स्ट आता है हमारे पास
logic oriented programming. Use a programming paradigm that based on predicate logic. Predicate logic होता है describe the nature of the problem by defining the relationship between rules and effect. Predicate logic क्या describe करता है, problem जो problem का जो nature होता है उसको define करता है, साथ ही में जो rules regulations और facts है उनके relationship जो होते हैं उनको define करता है. These rules together will interface algorithm form a program. ये जो rules होते हैं ये साथ में करते हैं एज ए इंटरफेस का काम करते हैं जो कि एल्गोरिथम को प्रोग्राम में फॉर्म करने के लिए यूजफुल होते हैं. एग्जाम्पल इंक्लूड प्रोलॉग, लिस्प और डेटा लॉग. ये क्या है, लॉग जो अप्रोच जो है ये हमारी यूटिलाइज होती है तुम्हारी लॉजिक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए. क्लियर है. इसका जो होता है फ्रिक्वेंटली इतना यूज नहीं होता है, तो ज्यादा ही तुम लोग इसको पढ़ने को भी ज्यादा नहीं मिलता है इसके बारे में. नेक्स्ट आता है हमारे पास जिसको हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा है, टास्क है, उनको हम साथ में करते हैं ग्रुप करके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं. ऑल रिलेवेंट डेटा एंड टास्क आर ग्रुप टुगेदर इन एंटिटीज नोन एज ए ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी. कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसको हम पर्सन हो गया या फिर कोई मैन है या फिर वर्कर है, एक्टर जो यूज केस डायग्राम में जो एक्टर्स होते हैं ना वो हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है. Programs that need a object will access the objects method through a specific interface. जो हम programs यूज करते हैं उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और स्पेसिफिक मेथड्स के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को करते हैं, कॉल करते हैं. जब तुम सी प्लस के अंदर पढ़ोगे तो हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट को उसी सेम क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम जितने भी उसके अंदर फंक्शंस होते हैं और जो मेंबर फंक्शंस होते हैं उनको हम कॉल कर सकते हैं. ठीक है. Interface specified how to send a message to object that is a request for a certain operation to perform. इसके अंदर स्पेसिफिक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपस में कैसे मैसेजेस पास करते हैं और जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं. तो ये जो होता है आपस में इसके अंदर इंटरफेस का वर्क होता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं ऑब्जेक्ट को और कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. जो बेसिक कॉन्सेप्ट है तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, उसके 4 मेन फीचर्स होते हैं. फर्स्ट वन होता है तुम्हारा इनहेरिटेंस, नेक्स्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनहेरिटेंस. इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे तो तुम्हें आगे को लिए भी यूजफुल रहेगा. होते क्या है ये, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस जो वर्ड है ना वो ह्यूमन से आया है. जैसे हम बोलते हैं ना कि फादर से जो है बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो सन के अंदर आते हैं, उसे हम इनहेरिडिटी बोलते हैं. अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है फादर के अंदर कोई मतलब कोई बीमारी, जैसे तुमने देखा होगा कई लोगों के जो होते हैं वो बाल झड़ते हैं, तो तुमने देखा होगा उसके सन के बेटे के अंदर भी वो चीज आती है, तो उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं. वही सेम कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारे सी प्लस प्लस के अंदर आता है. तुमने कोई एक मेन क्लास बनाई है या फिर एक पेरेंट क्लास बनाई है और उससे किसी दूसरी क्लास को जो उसकी चाइल्ड क्लास है उसको इनहेरिट करते हो. तो जो मेन क्लास जो हमारी पेरेंट क्लास के अंदर जो फंक्शंस हैं, डेटा मेंबर्स हैं, उन सबको जो हमारी चाइल्ड क्लास के जो फंक्शंस हैं वो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है नेमिंग. पॉलीमॉर्फिज्म मतलब सेम नेम डिफरेंट फंक्शनैलिटी. अब जैसे कि तुमने क्या किया, सम नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लिया. ठीक है. अब सम नाम के फंक्शन के साथ अब तुमने एक ही प्रोग्राम के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर तुम दिखाता हूँ मैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये सम नाम का एक फंक्शन था, उसके अंदर क्या था, मेरा इंटीजर एक वेरिएबल था जो एक इंटीजर टाइप वैल्यू को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है या फिर प्रोसेस कर रहा है. वहीं पर मैंने क्या किया, फ्लोट इंट. मैंने क्या किया, यहाँ पे दो फंक्शंस क्रिएट किए हैं, ये भी सम नाम का है, ये भी सम नाम का है, और दोनों की फंक्शनैलिटी जो है ना वो डिफरेंट है.
ये सम नाम का फंक्शन कब वो कॉल होगा? अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ सम 5 और मैं कॉल करता हूँ, तो क्या करेगा वो फंक्शन? किससे कॉल करेगा? फर्स्ट वाले सम को कॉल करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम 5.5 कॉमा 6, तो ये क्या है? अगर मैं इस फंक्शन को इसके थ्रू कॉल करूंगा तो वो क्या करेगा? इस फंक्शन को कॉल करेगा। ये क्या है? फंक्शन का डिक्लेरेशन है, सेमीकोलन आया है। ये क्या है? फंक्शन कॉलिंग है, जहां पर मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ उसकी वैल्यू प्रोवाइड करके। तो ये फीचर किसका है? तुम्हारा सेम नेम डिफरेंट फंक्शनैलिटी का है। इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सर इसे फंक्शन ओवरलोडिंग भी कह सकते हैं। हाँ, इसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब है, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक ट्रक जो है ओवरलोडेड है। ओवरलोड का मतलब जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा। तो यहाँ पे फंक्शन ओवरलोड का मतलब क्या होता है? जब एक ही नेम से हम मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट कर देते हैं, वो भी फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। अच्छा, स्लाइड्स हैं इसकी। इनहेरिटेंस अलाउ ए न्यू क्लास टू क्रिएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास। इनहेरिटेंस क्या अलाउ करता है? किसी भी नए क्लास जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग क्लास है उसको इनहेरिट करने का। जो नई क्लास होती है उसको हम सब क्लास बोलते हैं, फिर चाइल्ड क्लास बोलते हैं, ड्राइव क्लास बोलते हैं। ये 3-4 नेम है जिससे हम इसे कॉल कर सकते हैं। इनहेरिट द एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग क्लास, जिसको हम सुपर क्लास या फिर पेरेंट क्लास बोलते हैं। फिर इसके अंदर क्या है? प्री एग्जिस्टिंग क्लास है, उसके बिहेवियर, फंक्शनैलिटी, एट्रीब्यूट्स को क्या कर सकते हैं? हम यूटिलाइज कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा इनहेरिटेंस का। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म मीन हैविंग सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स। इस कॉन्सेप्ट क्या करता है? इस असाइन ए डिफरेंट मीनिंग और यूजेज ऑफ द वेरिएबल फंक्शन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर क्या करते हैं? सेम नेम के साथ हम डिफरेंट फंक्शंस और मीनिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग डेटा एंड फंक्शन इन सच ए वे that the only essential details are provided to the outside world and implementation details are hidden. डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है? एक डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर हम करते क्या है? जो कि असेंशियल कॉम्प्लेक्स फीचर्स होते हैं ना, उनको तो हाइड कर लेते हैं। जो सिंपल और असेंशियल डिटेल्स होती हैं जो कि आउटसाइड वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी है, उनको हम दिखा देते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल क्या है? तुम एक बुलेट के शोरूम पे गए, ठीक है? वो तुम्हें क्या दिखाएगा? सर ब्लैक कलर है, एकदम मैट ब्लैक कलर है इसका, और 350 सीसी का इंजन है, और ये अच्छा है, वो अच्छा है, इसका लुक अच्छा है, बॉडी एकदम पावरफुल है, हैवी बाइक है, सब कुछ बताएगा। क्या तुम्हें वो बैकग्राउंड डिटेल्स प्रोवाइड करेगा? सर इसकी माइलेज भी कम है, और इसकी जो क्लच की जो वायर है वो बहुत बार टूट जाती है, लॉन्ग ड्राइव के लिए सूटेबल रहती है। तो वो क्या करेगा? सिर्फ वही फीचर्स तुम्हें बताएगा जो वो अपनी बाइक को सेल करने के लिए यूज कर सकता है। तो उसको वो ये जो कॉन्सेप्ट होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शंस का होता है। जो एसेंशियल डिटेल्स जो कि उसकी सेलिंग के लिए उसके बेनिफिशियल है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। बट जो उसके ड्रॉबैक्स हैं या फिर कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उस प्रोडक्ट की, वो क्या कर सकता है? हाइड कर लेता है। लास्ट कॉन्सेप्ट आता है डेटा इनकैप्सुलेशन, ऑल्सो कॉल्ड डेटा हाइडिंग।
सपोज स्क्रीन विजिबल है मेरी? Yes, sir. यस सर। ओके, तो हम जो डिस्कस कर रहे थे डेटा इनकैप्सुलेशन कर रहे थे। इनकैप्सुलेशन होता क्या है? बाइंडिंग अप डेटा यूनिट्स इन ए सिंगल पैकेट। जैसे कि हम बोलते हैं हमारे पास क्या होते हैं, डेटा वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, डेटा मेंबर्स होते हैं। इन सबको जब हम सिंगल यूनिट के अंदर बाइंड कर देते हैं, एक बंडल बना देते हैं, उसको इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। इनकैप्सुलेशन का जो काम क्या है, डेटा हाइडिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इसके अंदर यूज करते हैं। जब इसके कॉन्सेप्ट को तुम पढ़ोगे तो इसको और डिटेल के अंदर तुम्हें से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सम पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस। सबसे पहले हमारे बेसिक लैंग्वेज है, फिर पास्कल है, सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है। इन सभी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट जो है, जैसे मान लो तुमने सी पढ़ लिए है, तो तुम जब सी प्लस प्लस पढ़ोगे तो तुम्हें सी के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए जाएंगे, तुम्हें सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो तुमने अभी ये जो टॉपिक पढ़े हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ाए जाते हैं, इनके और डिटेल के अंदर किया जाता है। वैसे ही जावा पढ़ते हो तो तुम्हें जावा में जे स्क्रिप्टिंग और जे क्वेरी वगैरह को, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको तुम्हें पढ़ाया जाता है। ठीक है, हर लैंग्वेज के अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। सर बेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? बेस्ट की बात नहीं होती एक्चुअली यहाँ पर, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया कि हर लैंग्वेज के अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। सी और सी प्लस प्लस जो है बहुत सबसे पुरानी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जिनका आज भी उतना ही फ्रीक्वेंट यूज होता है। बट एट प्रेजेंट मार्केट के अंदर क्या है, जैसे जैसे ट्रेंड्स आते हैं वैसे वैसे सबसे पहले क्या होता था, HTML चलता था वेब डेवलपमेंट के लिए। फिर क्या हुआ, CSS आ गया उसके अंदर, तो HTML, CSS और XML, इनका कंबाइंड वर्जन चलने लग गया। उसके बाद क्या हुआ, PHP आ गया। PHP ने क्या किया, बहुत ही जो था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है, GUI बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने PHP को यूज करना स्टार्ट कर दिया। अभी क्या हो रहा है, पाइथन का बहुत फ्रीक्वेंट यूज हो रहा है। पाइथन क्या है, बहुत इजी टू लर्न है और फ्रीक्वेंट। अगर मान लो तुम्हें पाइथन के लिए काम करना है ना, पाइथन के ऊपर, तो मुश्किल से तुम्हें एक हफ्ते का, अगर तुम्हें कोई भी एक लैंग्वेज आती है, सी या सी प्लस प्लस, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तुम्हें प्रोग्रामिंग के, तो तुम्हें पाइथन सीखने में मुश्किल से 1 वीक का टाइम लगेगा। किसी की प्रोग्रामिंग अच्छी है तो 2 दिन में भी कर सकता है वो उसको। तो बेस्ट जैसी कोई चीज नहीं है, बट हाँ तुम सीख सकते हो। अगर स्टार्टिंग करनी है सी से करो, फिर सी प्लस प्लस पढ़ो और फिर जावा पढ़ो, और उसके बाद तो तुम्हारे पास लैंग्वेजेस आज के टाइम पे बहुत सारी हैं, तुम जितनी मर्जी पढ़ सकते हो, कोई उसके अंदर वो नहीं है। चलो, ये फिर हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन है तुम्हारी इन लैंग्वेजेस का। जितनी भी तुम्हारी लैंग्वेजेस हैं जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस की, पास्कल, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टाइम होने वाला तो तुम लोग अटेंडेंस मार्क कर दो अपनी। मैं तुम्हारे साथ शीट शेयर कर देता हूँ।
उन्होंने लिंक शेयर कर दिया, अपने अटेंडेंस मार्क कर दो। सर लीव कर सकते हैं। हाँ, जिनकी अटेंडेंस मार्क हो गई है वो लीव कर सकते हैं। किसी की अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही है तो वो मुझे बता दे।